expected standard. ठीक है, तो it's an acute and considerable decrease in skill execution and performance when self-expected standards are normally achievable. जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एथलीट में जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड है वो उससे अचीवेबल है, मींस स्किल इज देयर, skill is already there, the motivation to perform the skill is there, both things, it's not a problem with आवाज आ रही है कहीं से, प्लीज जरा कोचेस प्लीज आप लोग अभी म्यूट कर लें, क्योंकि बहुत सारे म्यूट ऑप्शंस ऑन होंगे तो फिर आवाज आपस में क्लैश करेगी। ठीक है, तो सेल्फ expected standards of performance are normally achievable, means the athlete is having the required skill for performing and motivation level is also there. This is a very means important point कि यहाँ पर skill भी है, एथलीट के पास skill भी है, दोनों चीजें हैं, but in spite of all this there is an acute and considerable decrease in skill execution. तो क्या होता है कि मोटिवेशन होने के बाद से भी, स्किल होने के बाद से भी एकाएक उसकी परफॉर्मेंस में जो है एक्यूट और कंसिडरेबल डिक्रीज होता है, सडन डिक्रीज होता है और बड़ा डिक्रीज होता है। ठीक है, विच इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड एंजाइटी अंडर परसीव्ड प्रेशर। तो यह एंजाइटी की वजह से होता है। ठीक है, तो अब हम ये बात समझ सकते हैं कि चोकिंग क्या है। चोकिंग है कि जहां पर एथलीट के पास जो उसको परफॉर्म करने के लिए स्किल्स चाहिए वो स्किल्स भी अवेलेबल हैं, एथलीट के पास स्किल को परफॉर्म करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो मोटिवेशन भी है, लेकिन फिर भी एंजाइटी की वजह से जो है एकाएक क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा एक्सपेक्टेड लेवल से बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। यहाँ पर एक और चीज है कि यहाँ पर ये भी है कि द एथलीट इज एबल टू मेक रैशनल डिसीजन। एथलीट जो है वह तार्किक निर्णय भी ले सकता है, रैशनल डिसीजन भी ले सकता है, एंड ही गोज फॉर द करेक्ट प्लान ऑफ एक्शन। तो रैशनल डिसीजन भी लेता है, वह करेक्ट प्लान ऑफ एक्शन पर भी जाता है, लेकिन क्या होता है कि उसका जो एग्जीक्यूशन पार्ट, बिकॉज ऑफ द एंजाइटी द एग्जीक्यूशन पार्ट डजंट टेक प्लेस। तो यानी कि हम कहेंगे कि चोकिंग इज द प्रॉब्लम, चोकिंग इज अ प्रॉब्लम विद एग्जीक्यूशन, इट इज नॉट द प्रॉब्लम विद skill, it is not a problem of motivation, it is not even a problem of decision, rather rational decision making or choosing correct action plan, it's the problem of executing the action plan. Okay, अब क्या है कि जब हम मैंने आपको शुरू में कहा कि चोकिंग को के साथ और भी कई सारे वर्ड्स आते हैं जिन वर्ड्स को भी समझ लेना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं पैनिक। पैनिक क्या हुआ? पैनिक के अंदर क्या होता है, पैनिक और चोकिंग में क्या डिफरेंस है कि पैनिक के अंदर जब एथलीट पैनिक होता है तो वहां पर क्या होता है कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वहीं पर गड़बड़ हो जाती है। एथलीट पैनिक के अंदर क्या करता है कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग, जो तार्किक निर्णय लेने वाली जो उसकी प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो पैनिक के अंदर रैशनल डिसीजन मेकिंग और चूजिंग करेक्ट एक्शन प्लान जो है वही फेज में गड़बड़ हो जाती है। जबकि चोकिंग के अंदर क्या होता है कि रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है, करेक्ट एक्शन प्लान चूज करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन में गड़बड़ होती है। एक और इसमें आती है टर्मिनोलॉजी यिप्स। यिप्स क्या होती है? यिप्स होती हैं ये सारे जो है वो चोकिंग के सिनोनिम्स हैं, जो अलग अलग हम लोग स्पोर्ट कंटेक्स्ट में देखते हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं और सबको हम लगता है ये कि ये चोकिंग है, लेकिन चोकिंग इन सबसे अलग है। वो चीज मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यिप्स क्या होता है? यिप्स क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द सडन एंजाइटी the athlete starts having some involuntary motor movement शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो involuntary motor movement जो है वह कहलाते हैं yips। ठीक है, तो yips involuntary motor movement है। उसके अलावा slumps is a extended period of below expectation performance। ठीक है, तो ये एक पीरियड में होता है। चोकिंग जो है वह एक इंस्टेंस में होती है, लेकिन स्लम्प जो है वह एक पीरियड में होता है। एक पीरियड के अंदर जो है परफॉर्मेंस जो है वो बिलो एक्सपेक्टेशन जाती है। ठीक है, स्लम्प्स की वजह है वो जरूरी नहीं है कि केवल एंजाइटी के अलावा और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस के अंदर हम स्लम्प देखते हैं। लेकिन स्लम्प जो है, स्लम्प इज अ period of time when the performance is below expectations. Okay, तो अब हम यहाँ पर क्लियरली ये समझ पा रहे हैं कि चोकिंग जो है, चोकिंग, पैनिक, यिप्स और स्लम्प्स। चोकिंग में क्या होता है?
रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है, चोकिंग के अंदर करेक्ट एक्शन प्लान चूज किया जाता है, चोकिंग के अंदर स्किल भी होती है, मोटिवेशन भी होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है वह एंजाइटी की वजह से डिस्टर्ब हो जाता है। पैनिक के अंदर क्या होता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग और करेक्ट एक्शन प्लान चूज करने की जो कैपेसिटी है वही डिस्टर्ब हो जाती है। ये इनवॉलंटरी मोटर मूवमेंट जो है वह स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होती है और स्लम्प्स एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, तो मैस्गानो एंड हिल 2013 में इन्होंने चोकिंग को ऐसे डिफाइन किया था। अब हम देखना चाहते हैं कि चोकिंग के कॉजेज क्या क्या है, क्या क्या कॉजेज है जिनसे कि हम चोकिंग, जिसकी वजह से चोकिंग हो सकती है। ठीक है, पहला जो इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वो कहलाता है डिस्पोजिशनल री-इन्वेस्टमेंट। डिस्पोजिशनल री-इन्वेस्टमेंट, तो जैसे हम ये कहते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट, जब हम किसी चीज में कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो उसको कोई चीज खरीदते हैं तो कहते हैं वहां इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब री इन्वेस्टमेंट, दोबारा से इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो इसका क्या मतलब हुआ? An athlete's level of dispositional reinvestment denotes their tendency to consciously control a well-learned skill. ठीक है, तो the skill is already well learned. The athlete has already invested in the skill. The skill is already well learned. लेकिन क्या होता है कि प्रेशर के सिचुएशन में वह एथलीट दोबारा से उस अपनी जो स्किल है उसको कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जो वेल लर्नड स्किल है उसको कॉन्शियसली कंट्रोल कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस कॉन्शियस कंट्रोल क्या है कि पहले से इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसने स्किल को बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, लेकिन अब क्या है कि री इन्वेस्ट कर रहा है, दोबारा से उस पर एफर्ट डाल रहा है कि उस स्किल को कॉन्शियसली कंट्रोल करे। तो यह जो री इन्वेस्टमेंट है यह चोकिंग की एक बहुत बड़ी वजह है। जब एथलीट अपना जो ऑलरेडी लर्नड स्किल होती है उसको कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो यह चोकिंग की एक बहुत बड़ी वजह होती है। क्या कह रहा है? हाई री इन्वेस्टर्स आर प्रोन टू चोक अंडर प्रेशर। जो हाई री इन्वेस्टर्स, ऐसे लोग जो बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं अपने स्किल को, तो क्या होता है कि उनका फोकस अपने ऊपर चला जाता है। वो जब परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं तो परफॉर्मेंस के अंदर वही जो स्किल जो वो नॉर्मली बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं बिना मतलब उसके बहुत आराम से, उनके ऑटोमेटिक बिहेवियर होता है, वो उसको परफॉर्म कर लेते हैं। लेकिन जब प्रेशर सिचुएशन होती है तो देखने लगते हैं कि मेरी स्किल एकदम ठीक तरीके से जानी चाहिए, तो वहां क्या होता है कि ये रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ये सेल्फ फोकस की जो टेंडेंसी है कि फोकस अपने ऊपर ले लेते हैं और देखते हैं कि मेरी स्किल अच्छे से चल रही है कि नहीं, हर एक स्टेप सही से पूरा हो रहा है कि नहीं, तो वहां पर क्या होता है कि चोकिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लोअर इन्वेस्टर्स आर मोर लाइकली टू एक्सेल अंडर प्रेशर। लोअर इन्वेस्टर्स, जो लोग कॉन्शियसली फोकस, सेल्फ फोकस नहीं करते हैं, जो अपने आप को मतलब वो स्किल को ऑटोमेटिक रहने देते हैं, उसको कॉन्शियसली कंट्रोल करने की नहीं कोशिश करते हैं, वहां पर चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वो काफी कम होती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्पोजिशनल रीइन्वेस्टमेंट, जहां पर सेल्फ फोकस जो है, सेल्फ फोकस इज द कॉज ऑफ चोकिंग। और आगे भी हम देखेंगे कि दिस सेल्फ फोकस इज अ वेरी डिट्रीमेंटल थिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस। अब सेल्फ कॉन्शियसनेस पर जो है वो थोड़ा सा डिबेट है कि बॉमिस्टर 1984 ने कहा था कि जो एथलीट हाईली सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, जो एथलीट हाईली सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, दे आर लेस लाइकली टू चोक। हाईली सेल्फ कॉन्शियस पीपल आर लेस लाइकली टू चोक। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि सेल्फ कॉन्शियस मतलब व्हाट बॉमिस्टर थॉट इज कि सेल्फ कॉन्शियसनेस मींस दे विल गो इनवर्ड, लाइक मतलब अपनी मेंटल प्रोसेसेस में चले जाएंगे। ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस के अंदर क्या होगा कि जो हाईली सेल्फ कॉन्शियस है वो जब प्रेशर सिचुएशन आती है तो अपनी मेंटल प्रोसेसेस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। ये बात मतलब रैशनल भी लगती है कि भाई आप अपनी मतलब सेल्फ कॉन्शियस हैं और आप अपनी मेंटल प्रोसेसेस को हैंडल करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आएगी, है ना। तो ये चीज हो सकती है कि बॉमिस्टर ने कहा कि जो लोग हाईली सेल्फ कॉन्शियस होते हैं वो चोक नहीं करेंगे क्योंकि वो अपनी मेंटल प्रोसेसेस पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन फिर उसके आगे रिसर्च में क्या कहा कि हाईली सेल्फ कॉन्शियस लोग, जो हाईली सेल्फ कॉन्शियस लोग ज्यादा चोक करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फ फोकस करने लगते हैं कि उनका फोकस जो है, जो कॉन्शियसनेस है वो somebody is raising a hand. Is there a question? हेलो, हाँ, मिस्टर चंदन सिंह नेगी। आप क्वेश्चन लास्ट में पूछ लें तो बेहतर होगा। लेट हिम कंप्लीट द सेशन और लास्ट 15 मिनट जो है वो डिस्कशन पार्ट होता है, तो आप क्वेश्चन अगर लास्ट में पूछ ले तो वो बेहतर होगा। इज इट ओके? आप इस पॉइंट को आप
और हाईलाइट कर लें, और लास्ट में जब डिस्कशन पार्ट होगा ना तो आप उस समय सवाल कर लेंगे। दीपक सर, यू कैन प्लीज कंटिन्यू। ठीक है। तो इन्होंने जो बाद में रिसर्च में उन्होंने क्या कहा कि जो हाईली सेल्फ कॉन्शियस लोग हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, तो सेल्फ फोकस कर लेंगे। या इनका मतलब ये था कि सेल्फ फोकस जो है वो सेल्फ फोकस मेंटल लेवल पर न जाकर के एक्टिविटी लेवल पर ही होगा। तो अगर वो सेल्फ फोकस एक्टिविटी के लेवल पर होगा तो उससे चोकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, लेकिन अगर वो सेल्फ फोकस इंटरनल लेवल पर होगा, मेंटल लेवल पर हो जाएगा, तो उससे चोकिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, जो बाद में कहा गया कि आउटकम इज मॉडरेटेड बाय अदर वेरिएबल लाइक टास्क कंप्लेक्सिटी एंड स्किल लेवल ऑफ द परफॉर्मर। यानी कि अगर टास्क कंप्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, अगर टास्क जो है वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पर क्या होगा कि जो टास्क बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर क्या होगा कि सेल्फ फोकसिंग टेंडेंसी आएगी और उससे चोकिंग होगी। उसके अलावा अगर एथलीट हाईली स्किल्ड है तो हाईली स्किल्ड एथलीट जो है वो मेंटल लेवल पर चला जाएगा, जिससे उसकी चोकिंग की पॉसिबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर नोवाइस एथलीट है और नोवाइस एथलीट है, वो सेल्फ कॉन्शियस होता है, तो वो क्या होगा कि सेल्फ कॉन्शियस होकर के वो सेल्फ फोकस करने लगेगा, जिससे कि चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वह बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हमको एक बात ध्यान में देने की जरूरत है कि जो नोवाइस एथलीट है, जो एथलीट न्यू है, उनके साथ क्या होगा कि उनके साथ अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी जो डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है, वह वैसी एक्टिविटी क्या करेगी, जो एक्टिविटी डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है वैसी एक्टिविटी क्या करेगी कि वो उनको चोकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ाएगी। लेकिन जो स्किल्ड एथलीट है, स्किल्ड एथलीट अगर सेल्फ फोकस करेंगे तो उनकी चोकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। यानी कि नए एथलीट अगर डिस्ट्रैक्शन के शिकार होते हैं तो वहां पर उनके लिए चोकिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन अगर स्किल्ड एथलीट जो है वह सेल्फ फोकस करना शुरू करता है तो उसकी चोकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट आता है ट्रेट एंजाइटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ट्रेट एंजाइटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ चोकिंग का क्या रिलेशनशिप है? बोला गया है कि एथलीट्स विद हाई ट्रेट एंजाइटी एंड लो कॉन्फिडेंस आर लायबल टू चोक। ऐसे एथलीट जिनकी ट्रेट एंजाइटी ज्यादा होती है और कॉन्फिडेंस कम होता है, उनकी चोकिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जिनकी ट्रेट एंजाइटी ज्यादा होती है और कॉन्फिडेंस लो होता है, उनकी चोकिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि जब जिनकी ट्रेट एंजाइटी ज्यादा होती है उनको स्टेट एंजाइटी के फ्रिक्वेंट और इंटेंस एपिसोड्स पैदा होंगे परफॉर्मेंस के दौरान। अगर आपकी मतलब आप हाईली ट्रेट एंशियस इंडिविजुअल हैं, तो जब आप परफॉर्मेंस सिचुएशन में जाते हैं तो आपको स्टेट एंजाइटी के इंटेंस एपिसोड्स पैदा होंगे। जब स्टेट एंजाइटी के इंटेंस एपिसोड पैदा होते हैं तो ये क्या करते हैं कि अटेंशनल कैपेसिटी को लिमिट कर, और अटेंशनल कैपेसिटी को लिमिट करने की वजह से क्या होता है कि चोकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। तो हाई ट्रेट एंजाइटी की कंडीशन में ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद क्या होगा कि अगर आप ट्रेट एंजाइटी आपकी ज्यादा है तो आपके अंदर क्या टेंडेंसी होगी कि हमारे अंदर हम ट्रेट एंजाइटी है, हमको ये आदत है कि हम हर चीज को देखते रहते हैं कि यह हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर हो गया तो क्या होगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बंदा सेल्फ फोकसिंग टेंडेंसी होती है। ट्रेट एंजाइटी वालों को सेल्फ फोकसिंग टेंडेंसी होती है। तो ये सेल्फ फोकसिंग टेंडेंसी जो है वो सेल्फ फोकस की वजह से क्या होगा कि वहां चोकिंग की पॉसिबिलिटी फर्दर बढ़ जाती है। उसके ऊपर से और क्या होता है, अगर बंदे का कॉन्फिडेंस लो है तो द परफॉर्मर विद लो कॉन्फिडेंस इज लेस इंक्लाइंड टू एडॉप्ट एफर्टफुल स्ट्रेटेजी। ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर कॉन्फिडेंस आपका लो है तो आप वो स्ट्रेटेजी नहीं अडॉप्ट कर पाओगे। आप जो बहुत सारे जैसे कि स्किल्ड एथलीट होता है उसके पास कॉन्फिडेंस होता है, उसके पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होती है जिनको वह अडॉप्ट करता है कि अगर कोई उसके अटेंशनल कैपेसिटी कैपेबिलिटीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उनको वो सप्लीमेंट करने के लिए और सारी स्ट्रेटेजीज लगाता है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है तो आप स्ट्रेटेजीज नहीं लगाओगे, और स्ट्रेटेजीज नहीं लगाने की वजह से क्या होगा कि चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वह और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ट्रेट एंजाइटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस, हाई ट्रेट एंजाइटी एंड लो कॉन्फिडेंस, द एथलीट्स विद हाई ट्रेट एंजाइटी एंड लो कॉन्फिडेंस आर लायबल टू चोक। ठीक है। उसके बाद आता है स्किल लेवल एंड टास्क प्रॉपर्टी। स्किल लेवल पर का क्या असर पड़ता है? नोवाइस परफॉर्मर, जो मैं पहले बात कर रहा था कि नोवाइस परफॉर्मर्स आर मोर लाइकली टू चोक एज ए रिजल्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन। यानी कि अगर नए एथलीट को डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा तो उसकी चोकिंग की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि नया एथलीट अगर नोवाइस एथलीट है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं अपनी फील्ड में, तो उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं पैदा होना चाहिए, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं मिलना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन मिलेगा
तो उसकी चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वह ज्यादा है। स्किल्ड एथलीट इज ससेप्टेबल टू चोकिंग एज ए रिजल्ट ऑफ सेल्फ फोकस। तो अगर स्किल्ड एथलीट है, स्किल्ड एथलीट जो है उसको डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम नहीं होती है, स्किल्ड एथलीट को डिस्ट्रैक्शन से प्रॉब्लम नहीं होती है, स्किल्ड एथलीट को प्रॉब्लम होती है सेल्फ फोकस। तो उसको जो सेल्फ फोकसिंग टेंडेंसी है उसको कम करना है। यानी कि अगर हमारा एक एक्सपीरियंस एथलीट है तो उसका जो सेल्फ फोकसिंग टेंडेंसी है, जो मतलब वो अगर ऐसा कोई उसको ऐसा कोई उसको टाइम नहीं देना है, ऐसा कोई उसको मतलब एक्टिविटीज सिखाना है जिससे कि उसकी सेल्फ फोकसिंग टेंडेंसी जो है वह परफॉर्मेंस के दौरान कम से कम है। सेल्फ फोकस नहीं कर रहेगा तो वहां पर चोकिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, फिर अगला क्या कह रहा है, इस टास्क प्रॉपर्टी जो हम काम कर रहे हैं उसमें क्या खूबी होती है जो कि चोकिंग होती है और नहीं होती है। तो अ कॉम्प्लेक्स स्किल विद डिक्लेरेटिव प्रॉपर्टीज। डिक्लेरेटिव प्रॉपर्टीज का क्या मतलब है कि जहां पर सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जैसे बॉक्सिंग का गेम हुआ या वेट बॉक्सिंग का गेम हुआ, वेट लिफ्टिंग का गेम हुआ, इनमें क्या है कि बहुत सारे हमारे पास क्या है कि रूल्स एंड रेगुलेशन है। एवरी टाइम दे हैव टू मतलब जो मूवमेंट है, जो सारी चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। जो डिक्लेरेटिव का मतलब फिक्स्ड रूल एंड रेगुलेशंस है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर ऐसे गेम्स में डिक्लेरेटिव प्रॉपर्टीज वाले गेम में जिन गेम के फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो कि हर मतलब एक बहुत डायनामिक तरीके से जहां पर चीजें चलती रहती हैं और हर मिनट पे चीजें बदलती रहती हैं, तो वहां पर अगर डिस्ट्रैक्शन होगा तो एथलीट का स्किल लेवल चाहे जो भी हो, चोकिंग की पॉसिबिलिटी बन जाती है। डिस्ट्रैक्शन डिक्लेरेटिव प्रॉपर्टीज वाले गेम में, बॉक्सिंग, वेटलिफ्टिंग या दूसरे गेम जिनमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो ऐसे गेम्स के अंदर जब डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है तो चोकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दूसरे हाथ पर क्या है, अ टास्क विच इज प्रोसीजरल प्रॉपर्टी। प्रोसीजरल प्रॉपर्टी एथलेटिक्स की बात कर लें, एथलेटिक्स का गेम है तो वहां पर क्या है कि द एथलीट इज रनिंग और बहुत ज्यादा उसमें कोई मतलब ऐसा डिक्लेरेटिव प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा चीजें बदलती नहीं है, एक सेट मूवमेंट है विच हैज टू बी फॉलोड और उसको करना है। तो यह क्या है, प्रोसीजरल है। प्रोसीजरल मतलब जिसको एक प्रोसीजर में पूरा करना है। तो प्रोसीजरल जो चीजें हैं वहां पर अगर सेल्फ फोकस होता है, अगर एथलीट सेल्फ फोकस करना शुरू करता है, अगर अपनी एक्टिविटीज पर फोकस करना शुरू करता है, तो वहां पर चोकिंग की पॉसिबिलिटी है। तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि जो गेम्स ऐसे हैं जहां डिक्लेरेटिव प्रॉपर्टीज वाले गेम है वहां डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन की वजह से चोकिंग होती है। और जो गेम्स प्रोसीजरल प्रॉपर्टीज वाले हैं उन गेम्स के अंदर अगर सेल्फ फोकस होता है तो वहां पर चोकिंग की पॉसिबिलिटी पैदा होती है। उसके अलावा जो नए एथलीट हैं, नोवाइस एथलीट्स के साथ क्या है कि अगर उनको डिस्ट्रैक्शन मिलता है तो उससे उनकी चोकिंग की प्रोबेबिलिटीज होती हैं। लेकिन अगर स्किल्ड एथलीट सेल्फ फोकस करता है तो उसके लिए वहां पर चोकिंग की पॉसिबिलिटी पैदा होती है। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ एन ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत मतलब डिस्कस टॉपिक है कि ऑडियंस की प्रेजेंस से क्या होता है, होम एडवांटेज का क्या असर पड़ता है। तो जैसे अभी हमने बॉमिस्टर को देखा, बॉमिस्टर 1984 उन्हीं ने रिसर्च किया था इसके बारे में, और उनका चोकिंग का जो मतलब चोकिंग की जो शुरुआत है, जहां पर चोकिंग वर्ड आया था साइकोलॉजी में और स्पोर्ट्स के अंदर, ये बॉमिस्टर का ही शुरू करा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने सबसे पहले स्टडी की, क्या देखा, अ सपोर्टिव ऑडियंस वुड कॉज चोकिंग बाय इंक्रीजिंग एंजाइटी लेवल एंड इंकरेजिंग द एथलीट टू सेल्फ फोकस। इन्होंने क्या कहा कि अगर ऑडियंस सपोर्टिव है तो उससे क्या होगा ना, अगर ऑडियंस सपोर्टिव है तो उससे की वजह से क्या होगा कि एथलीट का एंजाइटी लेवल बढ़ जाएगा और उसकी सेल्फ फोकसिंग टेंडेंसी बढ़ेगी। तो सपोर्टिव ऑडियंस होने की वजह से क्या होगा कि चोकिंग पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि ये इस रिसर्च के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट जुड़ा हुआ है। ये यूएस में हुआ था। तो इन्होंने एनबीए और सॉकर लीग्स जो यूएस की हैं उनके ऊपर ये रिसर्च किया था। उनके ऊपर ये रिसर्च करके देखा था कि सपोर्टिव ऑडियंस की वजह से जो है, सपोर्टिव ऑडियंस है तो उसकी वजह से क्या होता है कि चोकिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन जो इनका ये रिसर्च पब्लिश हुआ उसके बाद क्या हुआ कि ऑडियंस का आना, एनबीए और जो सॉकर लीग्स थी उनमें जो ऑडियंस का आना था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और एकाएक जो टीम्स थी उनके जीतने की परसेंटेजेस भी बढ़ने लगे। यानी कि फाइंडिंग जो है एकाएक इन्होंने जो कहा उसके अपोजिट जाने लगी कि ऑडियंस ज्यादा आने लगी। इन्होंने कहा था कि अगर ऑडियंस होगी तो चोकिंग होगी, लेकिन हुआ क्या कि ऑडियंस बढ़ गई और उसकी वजह से चोकिंग घट गई।
ठीक है। तो दूसरा रिसर्च आया, दूसरे रिसर्च ने यह कहा कि एविडेंस आल्सो एग्जिस्ट फॉर अ होम एडवांटेज इन व्हिच सपोर्टिव ऑडियंस हैज इनेबल्ड प्लेयर्स टू परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, दूसरे रिसर्च ने क्या कहा कि नहीं, होम एडवांटेज होता है जिसकी वजह से चोकिंग नहीं होती। ठीक है, पहले रिसर्च ने कहा कि जब होम क्राउड होता है तो उसकी वजह से चोकिंग होती है। दूसरे रिसर्च ने कहा कि नहीं, जब होम एडवांटेज होता है तो चोकिंग नहीं होती। अब क्या, लेकिन फिर बॉमिस्टर और जो उनके साथ के लोग थे उन्होंने फिर से उस पैटर्न का रिसर्च किया कि क्या वजह है कि भाई ऐसा शुरू में तो ये दिख रहा था कि ऑडियंस, होम ऑडियंस के सामने चोकिंग हो रही थी, और बाद में क्या हुआ कि ऑडियंस के सामने चोकिंग होना बंद हो गई और टीमों ने मैच ज्यादा जीतना शुरू कर दिया। तो फिर क्या निकला कि पता चला कि एक्चुअली वह गेम जो ज्यादा टफ थे, वह गेम जो ज्यादा टफ थे, वहां पर क्या हुआ कि चोकिंग दिखी होम क्राउड के सामने। जो गेम ज्यादा टफ थे वहां पर होम क्राउड के सामने चोकिंग दिखी, जो गेम कम टफ थे वहां चोकिंग नहीं दिखी। ठीक है, तो यानी कि क्राइटेरिया फॉर सक्सेस, गेम की जो डिफिकल्टी लेवल है वह उस पर डिपेंड करता है कि चोकिंग होगी या नहीं होगी। अगर गेम कम टफ है तो चोकिंग नहीं होगी, लेकिन अगर गेम ज्यादा टफ है तो चोकिंग होगी। यानी कि अपने होम क्राउड में एक मॉडरेट डिफिकल्टी का गेम, मॉडरेट डिफिकल्टी की चैंपियनशिप खेलना जो है वह बेनिफिशियल है। होम क्राउड में, अपने होम कंट्री में एक मॉडरेट डिफिकल्टी का गेम खेलना जो है वह बेनिफिशियल है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग डिफिकल्टी का गेम खेल रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की, अगर हम बात कर रहे हैं एशियन गेम्स की, जो हाइटेंट डिफिकल्टी के गेम होते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि होम एडवांटेज जो है वह खत्म हो जाए। तो ये इस मामले में बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है, जो कि जो हमारी कहीं कहीं सुनी सुनाई हुई बात है कि होम एडवांटेज होता है। तो होम एडवांटेज जो है वह उसी गेम्स के लिए होता है जिनका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा नहीं होता। अगर डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है तो वह होम एडवांटेज जो है वह उल्टा भी पड़ सकता है उस टीम को। ठीक है, स्टीरियोटाइप थ्रेट, स्टीरियोटाइप थ्रेट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर देखा गया क्या, एक स्टडी है यहाँ पर भी, और उसने क्या कहा है कि Caucasian athletes choked under pressure when informed the task was an indication of natural athletic ability performance। Caucasian एथलीट जो है, यानी कि जो मतलब यूरोपियन कंट्रीज और आसपास की जो एथलीट हैं, तो वहां पर ये पता चलता है कि अगर हम कंपैरिजन करें कॉकेशियन एथलीट से, यूरोपियन और अफ्रीकन एथलीट से कंपैरिजन करें, तो हम ये जानते हैं कि जो अमेरिकन एथलीट हैं, अभी आपके लिए ये स्टीरियोटाइप है कि जो अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट हैं उनकी एथलेटिक एबिलिटी ज्यादा अच्छी होती है, और जो कॉकेशियन एथलीट जो यूरोप और बाकी कंट्रीज के एथलीट हैं उनका स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन में क्या है कि अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट की एथलेटिक एबिलिटी अच्छी है, और जो कॉकेशियन एथलीट हैं उनकी स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब कॉकेशियन एथलीट को, जिनका स्पोर्ट इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा था, जिनका स्पोर्ट इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा माना जाता है, स्टीरियोटाइप है कि उनका स्पोर्ट इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छा है, तो उनको जब ये बताया गया कि यह जो काम आपसे करवाया जा रहा है वह एथलेटिक एबिलिटी को मेजर करता है, तो वो चूक कर गए। ठीक है, वह चूक कर गए जब उनको पता चला कि जिस चीज में उनका स्टीरियोटाइप है कि यह वो नहीं कर सकते, यह रूढ़ी है। स्टीरियोटाइप की हिंदी क्या होती है? रूढ़ी। यह एक मतलब बहुत टाइम से चली आ रही बात है कि यह इस काम में अच्छा नहीं है, तो वह काम सच में नहीं करता है। ठीक है, और वैसे ही अफ्रीकन अमेरिकन एथलीट को जब ये बताया गया कि इंटेलिजेंस का ये जो स्पोर्ट इंटेलिजेंस का टास्क है, तो वह भी उस काम में चूक कर गए, बल्कि काम जो था वो एक ही था। ठीक है, तो वैसे ही अगर स्टीरियोटाइप्स पैदा किए जाते हैं, जैसे कि हमारे पास स्टीरियोटाइप है कि बहुत सारे स्टीरियोटाइप हो सकते हैं, जैसे एक स्पेसिफिक कंट्री इस गेम के अंदर अच्छा नहीं कर सकती। बहुत सारे गेम्स के साथ, बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये बात चली आ रही है कि वह गेम के अंदर वह कंट्री अच्छा नहीं कर सकती। तो यह स्टीरियोटाइप जो है, यह कहीं ना कहीं चोकिंग को बढ़ावा देता है कि टीम चाहे जितनी भी अच्छी हो, अगर इस तरह का स्टीरियोटाइप उसके साथ चल रहा है, इस तरह का स्टीरियोटाइप उस कंट्री के साथ चल रहा है, तो क्या होगा कि चोकिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। ऐसे जेंडर स्टीरियोटाइप के साथ भी यही होगा कि अगर हम जेंडर स्टीरियोटाइप लेकर के कोई भी गेम में परफॉर्मेंस के बारे में देख रहे हैं, तो आप जो स्टीरियोटाइप लेकर के चल रहे हैं, उसकी वजह से चोकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाए। तो हमें स्टीरियोटाइप्स को किनारे करना है। कोई भी तरह का जेंडर स्टीरियोटाइप हो या गेम स्टीरियोटाइप हो,
बहुत सारे गेम्स के साथ ये कहा जाता है कि वो इंटेलिजेंस बेस्ड गेम है, बहुत सारे गेम्स का ऐसा कहा जाता है कि वो फिजिकल एबिलिटी बेस्ड गेम है, बहुत सारे गेम्स के लिए ऐसा कहा जाता है कि फिटनेस बेस्ड गेम है। दीज आर ऑल स्टीरियोटाइप्स। हम सब ये जानते हैं कि हर एक गेम के लिए जो है एक अच्छे लेवल पर परफॉर्म करने के लिए सारी चीजों का मिक्सचर होता है। कौन सा गेम ऐसा है जिसमें इंटेलिजेंस के बिना या फिटनेस के बिना या फिजिकल एबिलिटी के बिना कोई बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच जाएगा? कोई भी गेम ऐसा नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं ओलंपिक परफॉर्मेंस की, अगर हम बात कर रहे हैं अच्छे लेवल पर परफॉर्मेंस की, तो ये तीनों फैक्टर्स उसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है। हम स्टीरियोटाइप पैदा कर रहे हैं। अगर हम स्टीरियोटाइप पैदा करेंगे तो चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वह ऐसे ही बनी रहेगी। तो स्टीरियोटाइप इज अ मेजर कॉज ऑफ चोकिंग। ठीक है, तो उसके अलावा और क्या है? coping styles and public status. Coping style, an escapist self-regulatory coping style is likely to increase susceptibility to choking. अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम बहुत सारे टीम्स को देखते हैं, बहुत सारे गेम्स के अंदर देखते हैं कि जब ऐसी कोई प्रेशर सिचुएशन होती है, पेनाल्टी शूट आउट होता है या ऐसी कोई सिचुएशन होती है, तो वहां पर एथलीट क्या करते हैं कि चाहते हैं कि जल्दी जल्दी से वो प्रोसेस पूरी हो जाए, जल्दी जल्दी से वो प्रोसेस पूरी हो जाए। वो क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है कि वो जो मूवमेंट है, पेनाल्टी शूटआउट का जो मूवमेंट है, उसके अंदर उनका जो सेल्फ रेगुलेशन है वो कमजोर पड़ रहा है। बाकी गेम के अंदर दे कैन सेल्फ रेगुलेट, दे कैन हैंडल देयर नर्व्स, वही कहते हैं ना, हैंडल देयर नर्व्स, बट पेनाल्टी शूटआउट में दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर। तो जब दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर नर्व्स, दे वांट टू गेट इट डन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं एस्केपिस्ट। अपना सेल्फ रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए वह उस सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो यह एस्केपिस्ट सेल्फ रेगुलेटरी स्टाइल जो है, जो एथलीट ऐसा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, उनमें चोकिंग की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इस पर हम लोग इंग्लैंड सॉकर के गेम के अंदर इंग्लैंड फेमस है चोकिंग के लिए, है ना। तो इंग्लैंड के प्लेयर्स को, इस पर बहुत सारा रिसर्च हुआ है। इंग्लैंड के प्लेयर्स को जो आप देखेंगे ऐसी किसी मतलब मेजर लीग के अंदर, मेजर टूर्नामेंट के अंदर, तो आप देखेंगे पेनाल्टी शूटआउट के अंदर दे विल हिट द बॉल एंड दे विल मूव अपोजिट टू द रेफरी। बॉल हिट करके क्या करते हैं कि रेफरी के अपोजिट मूव करके खड़े हो जाते हैं। वहां पर क्या कर रहे हैं कि दे आर सिंपली शूटिंग एंड दे डोंट वांट टू सी वेयर द बॉल इज गॉन, व्हाटएवर द रिजल्ट इज, दे जस्ट वांट टू एस्केप द मोमेंट। और इसी वजह से क्या होता है, इंग्लैंड इज फेमस फॉर चोकिंग इन बिग टूर्नामेंट्स। तो ये सेल्फ रेगुलेटरी एस्केपिस्ट स्टाइल, एस्केपिस्ट सेल्फ रेगुलेटरी कोपिंग स्टाइल जो है वह चोकिंग का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो वी हैव टू ट्रेन द एथलीट्स फॉर दिस कि ये चीज जो है वह उनके अंदर ना आए। और उसके अलावा टीम्स एंड इंडिविजुअल्स विद हाई पब्लिक स्टेटस आर मोर लाइकली टू चोक ड्यूरिंग हाईली प्रेशराइज्ड सिचुएशन। तो ऐसे टीम और इंडिविजुअल जो कि जिनका हाई पब्लिक स्टेटस है, वहां पर वो चोकिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि ईगो थ्रेट मिलती है, ईगो थ्रेट मिलती है उनको, उनका जो है वो ईगो थ्रेट मिलती है। तो पब्लिक स्टेटस ईगो थ्रेट की वजह से क्या होता है कि वहां पर उनकी चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वह ज्यादा बढ़ती है। अब हम बात करेंगे कि इसमें इन सबको कम करने के लिए जो हमने अभी फैक्टर्स देखे, इन फैक्टर्स को अगर हम काबू करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? इन फैक्टर्स को अगर काबू करने की कोशिश करें हम, तो उसके लिए क्या इंटरवेंशन पॉसिबल है? सबसे पहला है प्री परफॉर्मेंस रूटीन। हमें प्री परफॉर्मेंस रूटीन बनाना है, परफॉर्मेंस के पहले एक रूटीन बनाना है। ये क्या है? इट्स अ सेट ऑफ कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एलिमेंट्स दैट एन एथलीट सिस्टमैटिकली एंगेजेस इन प्रायर टू परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो एक कॉग्निटिव और बिहेवियरल एलिमेंट्स का एक सेट है, कॉग्निटिव बिहेवियरल एक्टिविटीज का एक सेट है जो कि परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन के पहले किया जाता है, जिससे कि एथलीट का जो टास्क रिलेटेड अटेंशन है इसके अंदर क्या क्या होता है? रिलैक्सेशन हो सकता है, रिलैक्सिंग चीजें हो सकती हैं, मेंटल इमेजरी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, क्यू वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यू वर्ड्स का इस्तेमाल हो सकता है जो कि परफॉर्मेंस को कि आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल टुडे, आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल टुडे, आई एम इन द जोन, आई एम इन द जोन। तो ये तरह के क्यू वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एथलीट्स का एक्सटर्नल फोकस मेंटेन करने की कोशिश, एक्सटर्नल फोकस रखने की, और उसके अलावा टेम्पोरल कंसिस्टेंसी की। जब कंपटीशन में जाते हैं तो यह प्री परफॉर्मेंस रूटीन जो है
वह टिपिकली हर जगह पर एक ही जैसा किया जाता है। प्री परफॉर्मेंस रूटीन जो है वह चोकिंग को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा फैक्टर मानी जाती है, क्योंकि अब प्री परफॉर्मेंस रूटीन क्या हुआ, मिलकर के बनती है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, मेंटल इमेजरी, फ्यू वर्ड्स, एक्सटर्नल फोकस एक्सरसाइजेस और टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, इन सबसे मिलकर बनती है प्री परफॉर्मेंस रूटीन। तो यह प्री परफॉर्मेंस रूटीन जो है वह चोकिंग को रोकने के लिए एक मतलब काफी वैलिड टूल मानी जाती है, जिसकी वजह से हम चोकिंग को स्टॉप कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एनालॉजी और इम्प्लिसिट लर्निंग। ये कोचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनालॉजी और इम्प्लिसिट लर्निंग क्या है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि a choking intervention to minimize the accumulation of implicit knowledge during skill acquisition to reduce the likelihood of reinvestment। क्या होता है कि जब हम एथलीट को हर एक स्किल को स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, जब हम एथलीट को स्किल स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं तो एथलीट उसको समझ करके रखता है कि हमको स्टेप बाय स्टेप ये चीजें करनी है। तो उसके बाद एक एक्सप्लिसिट नॉलेज, मतलब एक नॉलेज का उसके पास स्टोर हो गया। ठीक है, अब ये नॉलेज का स्टोर हो गया, वो प्रेशर सिचुएशन में क्या करेगा कि कोशिश करेगा कि कोच साहब ने मुझको जो बताया है, जो स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई थी, वो स्टेप बाय स्टेप उस चीज को मुझे करना है। तो ये स्टेप बाय स्टेप करके वो क्या कर रहा है, वह इमोशनल वह वापस से डिस्पोजिशनल री इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और री इन्वेस्टमेंट जो होगा वो क्या होगा, उसकी वजह से चोकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि स्टेप बाय स्टेप कोई चीज बताने की बजाय, स्टेप बाय स्टेप कोई चीज बताने के बजाय हमको क्या करना है कि उस चीज को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करनी है, ताकि एथलीट को जो है, जो उस स्किल का परफॉर्मेंस का नॉलेज है, वह ये ना हो कि हम हर एक स्टेप को बहुत परफेक्टली परफॉर्म करें, बल्कि उसको एक आइडिया हो कि वह स्किल कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं इम्प्लिसिट लर्निंग, जहां पर कि वह उसको स्टेप बाय स्टेप नहीं सिखाया गया, उसको जो है किसी मेटाफर के माध्यम से, किसी इमेज के माध्यम से या किसी एक्टिविटी के माध्यम से उसको वह स्किल सिखाई गई है। तो वहां पर क्या होगा कि उसके पास है ही नहीं, अगर वो स्टेप बाय स्टेप चीज उसको उस तरीके से नहीं सिखाई गई तो वह वापस से उस तरीके से नहीं सोच पाएगा, बल्कि वह उसको इमेज के फॉर्म मिलेगा और इमोशनल रीइन्वेस्टमेंट जो है वह चीज नहीं होगी। जैसे क्या हो सकता है कि बायोमैकेनिकल मेटाफर टू टीच कॉम्प्लेक्स एक्शन, फॉर एग्जांपल हिटिंग अ टेबल टेनिस फोरहैंड। हमको टेबल टेनिस का फोरहैंड सिखाना है, और हम एथलीट को क्या सिखा रहे हैं, ड्राइंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। हम उसको एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने को सिखा रहे हैं, जिससे कि वो फोरहैंड क्या करेगा, ड्रैग करेगा अपने हैंड को पीछे की तरफ, राइट एंगल का जो लाइन होता है उसमें पीछे की तरफ ड्रैग किया अपने हाथ को उसने। ठीक है, उसके बाद उसने सामने की तरफ हिट किया और हाथ को वापस नॉर्मल पोजीशन में। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, हमारे पास एक त्रिभुज बन गया, जो हम कहते हैं ना क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कह सकते हैं शायद। तो समकोण त्रिभुज जैसा बनेगा। ठीक है, अब इसमें हम एथलीट को फोरहैंड मारना सिखा रहे हैं, जहां पर वह अपने हाथ को पीछे की तरफ ड्रैग करेगा, जो इसके राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी आर्म होती है, पीछे की तरफ ड्रैग किया, फिर उसने सामने की तरफ हिट किया और फिर अपने हाथ को नॉर्मल पोजीशन में लाया। तो ये क्या है, यह एक मेटाफर है, यह एक मेटाफर है जहां पर एथलीट को हम फोरहैंड मारने की, फोरहैंड लगाने की जो स्किल है उसको स्टेप बाय स्टेप न सिखा करके उसको एक इमेज दे रहे हैं, उसको एक एक्टिविटी दे रहे हैं। तो ये इसकी वजह से क्या होगा कि उसकी जो प्रोसीजरल जो उसका जो प्रोसीजर है वो उसके स्टेप बाय स्टेप ना होकर के इमेज के फॉर्म में होगा, और उसकी वजह से डिस्पोजिशनल रीइन्वेस्टमेंट जो है वो कम से कम होगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग भी करते हैं। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो जैसा आपने इसमें देखा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एथलीट को
ये सिखाया जा रहा है कि उसको एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है, उसको एक एक्टिविटी करनी है कि जब वो एक्टिव मोड में होता है, जब वो अपने स्किल को परफॉर्म कर रहा होता है, तो वहां पर क्या होता है कि उसका जो रेगुलेशन होता है, जो उसके एंजाइटी लेवल का या जो उसके अराउजल लेवल का रेगुलेशन होता है, वह रेगुलेशन जो है वह एक्टिवली नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस एक्टिविटी के अंदर जब वो देख रहा है कि ये चीजें हो रही हैं उसके साथ, उसमें हो रही है, तो हमने पहले एक एक्सरसाइज सिखाई हुई है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग या कोई ऐसी चीज सिखाई हुई है, लेकिन वहां पर एथलीट को खुद से एक स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है कि जब हम परफॉर्मेंस के अंदर जाएंगे तो परफॉर्मेंस के अंदर क्या होगा कि मेरा एराउजल लेवल फ्लक्चुएट करेगा, नाउ आई हैव टू हैंडल इट, सो ही विल लर्न अ स्ट्रेटेजी बाय हिमसेल्फ, वह खुद से उस स्ट्रेटेजी को डेवलप करेगा और लर्न करेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नहीं है, बल्कि उसके अंदर उसको सेल्फ लर्निंग होगी। तो यहाँ सेल्फ लर्निंग में क्या होता है कि सेल्फ लर्निंग के अंदर जो है, जो उसका डिस्पोजिशनल रीइन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम होता है, और अगर हम उसको स्टेप बाय स्टेप, अगर यही चीज हम सिखाते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि उसको पता होगा कि कोच साहब ने मुझको ये बताया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप उसी तरीके से करूंगा, तो उसके चक्कर में क्या होता है कि उसका सेल्फ फोकस हो जाता है, चोकिंग पॉसिबिलिटी जो है वह बढ़ जाती है। तो वह इसका एक एग्जांपल था। उसका एक दूसरी एक्टिविटी क्या है, दूसरा एक इंटरवेंशन टेक्निक क्या है, क्वाइट आई ट्रेनिंग। क्वाइट शांत आई, शांत आंख। ठीक है, इसका नॉर्मल सा मतलब है कि शांत आंख। इसको कैसे करना है, फाइनल विजुअल फिक्सेशन टुवर्ड्स रिलेवेंट टारगेट प्रायर टू द एग्जीक्यूशन ऑफ अ मूवमेंट। यहाँ पर क्या करना है कि ऐसे जो गेम्स जिनमें कि हम टारगेट गेम्स हैं या ऐसे गेम्स जो बॉल गेम्स हैं, तो वहां पर क्या है, जो टारगेट है उसके ऊपर एक विजुअल फिक्सेशन करके, और हमको उसको थोड़ी देर, मतलब शॉट से पहले थोड़ी देर तक विजुअल फिक्सेशन करके और उसको होल्ड करके रखना है। शॉट के पहले जो हमारा टारगेट है उसके ऊपर विजुअल फिक्सेशन करना है, उसको हमको होल्ड करके, और शॉट लेने के बाद भी उसको हमको फॉलो थ्रू में रखना है, और थोड़ी देर तक एक पीरियड पे जब हम शॉट लेने के हो सकता है कि आधे मिनट पहले, 15 सेकेंड पहले, और शॉट लेने के 15-20 सेकेंड बाद अगर हम अपनी आई उसके ऊपर फोकस करके रखते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये देखा गया है कि चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वह बहुत ज्यादा घट जाती है। इसको हम कहते हैं क्वाइट आई। यहाँ पर शांत, एकदम शांत तरीके से, वो कहा गया कि नॉन जजमेंटल, जहां पर हम ये नहीं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम शॉट मार पाएंगे या नहीं मार पाएंगे, पिछली बार मार पाए थे, इस बार क्या होगा, इस टूर्नामेंट में ऐसा हो गया था, उस टूर्नामेंट में ऐसा हो गया था, ये सारी बातें हमारे दिमाग में नहीं रहेंगी, बल्कि केवल हम टारगेट के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, तो नॉन जजमेंटल फोकस एक बना करके रखेंगे टारगेट के ऊपर, शॉट के 15 सेकेंड पहले तक और शॉट के 15 सेकेंड बाद तक, यानी कि आधे मिनट की ड्यूरेशन तक हम एक अपना आई फोकस बना करके रखेंगे। उसके दौरान क्या होता है, रिसर्च क्या कहता है कि जब हम ऐसा करते हैं, तो ऐसा करने के दौरान क्या होता है कि वही वह समय होता है जबकि हमारा दिमाग, जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है शॉट लेने के लिए, जो हमारी शॉट में जो फोर्स होनी चाहिए, शॉट की जो टाइमिंग होनी चाहिए, शॉट की जो इंटेंसिटी होना चाहिए, हमारा दिमाग उन चीजों को प्रोसेस करता है उस दौरान। तो अगर हम वो 30 सेकेंड का 30 सेकेंड का 40 सेकेंड का पीरियड क्वाइट आई में रखें, तो क्वाइट आई के अंदर क्या होगा कि हमारे दिमाग की प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है वह ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती है, और चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वह कम हो जाती है। उसके अलावा और भी हमने जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पहले सीखा हुआ है, तो अगर हम क्वाइट टाइम मेंटेन कर रहे हैं तो हम स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर उस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो जो री इन्वेस्टमेंट वाला फिनोमेना है वो भी अंडर कंट्रोल आ जाएगा। डुअल टास्किंग अंडर प्रेशर, तो ये क्या है कि अभी मैंने आपको कहा था कि नोवाइस एथलीट जो नए एथलीट है, नए एथलीट के साथ क्या होगा कि अगर आप उनको कोई डिस्ट्रैक्शन देते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस जो है चोकिंग उसके अंदर आएगी। तो यह जो है डुअल टास्किंग ये नोवाइस एथलीट के लिए नहीं है, नए एथलीट्स के लिए नहीं है, स्किल्ड एथलीट के लिए, जो कि सेल्फ फोकसिंग से जिनको चोकिंग होती है, उनके लिए हम ये डुअल टास्किंग का जो टेक्निक है वह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डुअल टास्किंग का टेक्निक क्या हुआ कि आप एक काम कर रहे हैं, उसके साथ आपको कोई दूसरा काम भी दे दिया, आप अपनी परफॉर्मेंस तो कर ही रहे हैं, उस परफॉर्मेंस के साथ में आपको कोई दूसरा भी काम दे दिया जाए कि इस काम को भी साथ साथ करते रहो। उससे क्या होगा कि जब वह काम उसके साथ साथ चलता रहेगा, तो उसका जो ये है कि सेल्फ फोकस की, देखें मैं जो शॉट लेने जा रहा हूँ वो शॉट एकदम सही तरीके से कर रहा हूँ या नहीं, स्टेप एकदम सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं,
उस चीज के ऊपर उसका ध्यान नहीं जा पाएगा, बल्कि उसका ध्यान उस डुअल टास्क के ऊपर लगा रहेगा, उसकी वजह से सेल्फ फोकसिंग नहीं होगी और चोकिंग की टेंडेंसी जो है वह नहीं पैदा होगी। तो ये हो सकता है कि रिएक्टिंग टू अ टोन दैट साउंडेड ऑन अ वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल बाय वर्बली जनरेटिंग अ रैंडम लेटर। ठीक है, तो एक जो है साउंड है वो कभी भी आ रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, और एथलीट अपने परफॉर्मेंस कर रहा है, परफॉर्मेंस के साथ साथ उसको जब वो साउंड सुनाई देता है तो कोई एक अल्फाबेट बोल रहा है। तो ये डुअल टास्क हुआ। सेइंग द वर्ड हिट अलाउड एट द मोमेंट अ गोल्फ क्लब स्टफ द गोल्फ बाल। तो गोल्फ से हिट कर रहे हैं, और जब जब हम हिट करने जा रहे हैं तो उसके साथ वहां पर हिट वर्ड बोल रहे हैं। परफॉर्मेंस के साथ हम बैकवर्ड काउंटिंग कर रहे हैं। बैकवर्ड काउंटिंग मतलब 100, 99, 97, 98, 96, 95, 94 बैकवर्ड काउंटिंग परफॉर्मेंस के साथ चल रही है। ठीक है, फोकसिंग अटेंशन ऑन वर्ड्स ऑफ अ सॉन्ग ड्यूरिंग बास्केटबॉल फ्री थ्रो शूटिंग। तो जब हम कोई ऐसा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, फ्री थ्रो शूटिंग या कुछ हो रहा है, तो किसी गाने के उसके ऊपर अपना ध्यान, अपना गाने के वर्ड्स के ऊपर ध्यान लगाए, तो ये डुअल टास्किंग होती है। यह क्या कहा गया है कि स्किल्ड एथलीट जो है, जहां पर कि स्किल्ड एथलीट है जिनको कि अपनी जो स्किल परफॉर्म करनी है वो बहुत अच्छे तरीके से आती है। प्रॉब्लम है कि अगर वो सेल्फ फोकस कर लेंगे तो चोक होंगे, तो उनका सेल्फ फोकस रोकने के लिए उनको एक दूसरा टास्क दे दिया जाता है, जिसकी वजह से चोकिंग की टेंडेंसी जो है वह बहुत कम हो जाती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग एक तरीका है जिसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड कंट्रक्शन। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इसको कहते हैं हेमिस्फीयर स्पेसिफिक प्लानिंग। जब हम साइकोलॉजी रिसर्च की बात करते हैं तो क्या होता है, कहते हैं कि हमारे ब्रेन का जो बाया बाया पार्ट होता है, ब्रेन का बाया पार्ट जो है वो एनालिसिस करता है। ब्रेन का बायां पार्ट जो है वो एनालिसिस करता है, और ब्रेन का दायां पार्ट जो है वह मोटर प्रोग्राम करता है। ब्रेन का बायां पार्ट एनालिसिस करता है और ब्रेन का दायां पार्ट मोटर प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग जो बायां पार्ट और दायां पार्ट है, इसको कहते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर ब्रेन का। ठीक है, तो ये कहा गया है कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को अपने बाएं हाथ को, अगर हम बाएं हाथ में एक सॉफ्ट बॉल लेकर के उसको स्क्वीज करते रहें तो क्या होगा, बाएं हाथ में बॉल लेकर स्क्वीज करते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन का दायां साइड है, जो मोटर प्रोग्रामिंग है, वो एक्टिव रहेगा। वो एक्टिव होगा तो क्या होगा कि जो लेफ्ट साइड है, जो एनालिसिस करता है, वो दब जाएगा। यानी दोनों एक साथ एक्टिव नहीं हो सकते, अगर एक डोमिनेट करेगा तो दूसरा दब जाएगा, और अगर दूसरा डोमिनेट करेगा तो पहला दब जाएगा। तो अगर हम लेफ्ट साइड में बॉल लेकर के उसको दबाते हैं तो क्या होगा, हमारा बायां ब्रेन का पार्ट एक्टिव होगा, लेफ्ट हैंड से राइट हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है और राइट हैंड से लेफ्ट हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड से एक्टिवेट करते हैं अपने राइट हेमिस्फीयर को, तो हमारा मोटर पार्ट एक्टिव होगा, एनालिटिक पार्ट एक्टिव नहीं होगा। तो मोटर पार्ट अगर एक्टिव होगा तो उससे चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वह बहुत कम हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड में स्किल्ड एथलीट्स के लिए बेसिकली ये है कि अगर लेफ्ट हैंड में एक सॉफ्ट बॉल लेकर के उसको दबाते हैं परफॉर्मेंस के पहले, तो उससे चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वह बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर यह काम राइट हैंड से किया जाएगा तो चोकिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ भी जाएगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है कि हमें लेफ्ट हैंड में करना है, ताकि हमारा जो मोटर प्रोग्राम एरिया है हमारे ब्रेन के अंदर दायां साइड में, वह एक्टिवेट हो और एनालिटिक ब्रेन जो है वह दब जाए। एनालिटिक ब्रेन दबेगा तो क्या होगा, सेल्फ फोकस नहीं होगा और चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है वह कम हो जाएगी। तो ये एक तरीका है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, इसको हम लोग मतलब ट्राई करते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड कंट्रैक्शन का परफॉर्मेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ये है। उसके अलावा क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग कर सकते हैं चोकिंग के लिए, कि प्रैक्टिसिंग गेम स्किल्स इन फ्रंट ऑफ वीडियो कैमरा लगा करके, या पेइंग अटेंशन टू व्हाट पार्ट ऑफ द फुट वर्क यूज्ड टू किक अ सॉकर बॉल को किक करने के लिए कौन से पैर का कौन सा पार्ट इस्तेमाल किया गया है, अपनी अपनी गेम के हिसाब से। कि जब आप गेम मूवमेंट्स कर रहे हैं, डिफरेंट गेम्स में डिफरेंट जो हम चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट इस्तेमाल हो रहा है, ये अगर हम ट्रेनिंग के अंदर अपनी डालते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग के अंदर डालते हैं, तो क्या होगा कि धीरे धीरे एथलीट जो है इन चीजों से डिसेंसिटाइज हो जाता है। ये चीजें करते करते एथलीट जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाता है, और जब वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा तो क्या होगा, कंपटीशन के अंदर उसका ऑटोमेटिकली ध्यान इन चीजों पर नहीं जाएगा और चोकिंग की पॉसिबिलिटी जो है कम हो जाएगी। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस ट्रेनिंग। उसके अलावा एंजाइटी कंडीशंस में ट्रेनिंग जो है वो चोकिंग को रोकने के लिए हेल्पफुल मिली है, जैसे पनिशमेंट कंटीजेंसी फॉर डिसिप्लिनरी एंड परफॉर्मेंस फेलियर। अगर कोई प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और डिसिप्लिनरी आपको लगता है कि डिसिप्लिन में गड़बड़ हो रही है, परफॉर्मेंस में गड़बड़ हो रही है, तो आप उसको बताते हैं कि आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप एक प्लेयर के अंदर एक एंजाइटी कंडीशन पैदा कर रहे हैं।
कि प्लेयर को आप ये बता रहे हैं कि अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया है या आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आएगा तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। तो आप एक एंजाइटी कंडीशन पैदा कर रहे हैं। जब एथलीट इस तरह की एंजाइटी कंडीशंस में प्रैक्टिस करता है तो उसको प्रेशर को झेलने की, प्रेशर के अंदर खेलने की आदत पड़ जाती है। प्रेशर के अंदर खेलने की आदत पड़ जाती है तो क्या होता है कि चोकिंग की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। वीडियो टेपिंग है या ईगो रिलेवेंस, जैसे ईगो रिलेवेंस का क्या मतलब हुआ, अगर किसी एथलीट को ये बताया जाए कि उसका जो, जैसे कि मान लीजिए एथलीट ये सोच रहा है कि वह एक बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन एथलीट को यह बताया जाए कि आप जो परफॉर्मेंस कर रहे हो उस परफॉर्मेंस को बाद में आपके जो चीफ नेशनल कोच हैं या जो आपके अथॉरिटीज हैं वो रिव्यू करेंगे, उस रिव्यू पर बेस होगा कि आपका अगले गेम के लिए सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हो, ईगो रिलेवेंट एक थ्रेट पैदा कर रहे हो एथलीट के सामने। उसकी वजह से क्या होगा कि एथलीट को एंजाइटी कंडीशंस में खेलने की आदत पड़ती है और चुकी की पॉसिबिलिटी कम होती है। रिवार्ड कंटिजेंसी, रिवार्ड मिलेगा तो वो भी एंजाइटी कंडीशन पैदा करती है, और प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस जो है वह भी एक एंजाइटी कंडीशन पैदा करता है। तो यह एंजाइटी ट्रेनिंग जो है वह भी काफी हेल्पफुल होती है चोकिंग की पॉसिबिलिटी को रोकने के लिए। तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं वह इस्तेमाल की जाती हैं चोकिंग के इंटरवेंशन के अंदर। और एक बात, मतलब एक इसमें एक समझने वाली बात और भी है कि कोई एक अकेली टेक्निक जो है वह हर जगह काम नहीं करेगी, ठीक है। तो हमको टेक्निक्स बदलनी है, टेक्निक्स बदलनी है डिफरेंट डिफरेंट एथलीट्स के हिसाब से, टेक्निक्स बदलनी है। और दूसरी बात कि एक ही एथलीट के साथ डिफरेंट टेक्निक्स का मिक्सचर यूज करें। जैसे मैं कह रहा हूं, अभी मैं अपना ही अगर इसका क्रिटिसिज्म वो करा जाए तो ये कहा जाए कि वीडियो टेपिंग तो आजकल बहुत नॉर्मली होती है, वीडियो टेपिंग तो गेम का एक पार्ट बन चुका है। तो वीडियो टेपिंग से एंजाइटी पैदा होगी या नहीं होगी, वीडियो टेपिंग इज ए नॉर्मल पार्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि वीडियो टेपिंग के साथ कुछ और चीज जैसे पनिशमेंट कंटिजेंसी ऐड कर दी, या ईगो रिलेवेंस टास्क यूज ऐड कर दिया, या कुछ और जो चीजें हैं वो यूज कर ऐड कर दी। तो ये चीजें जो है वह हमारे चोकिंग इंटरवेंशन में हेल्पफुल होगी। सो thank you so much, thank you so much for patient listening. Now I'm open to questions.